कुछ राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। कुछ राज्यों में लगातार कोरोना के खराब होते हालात और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से शाम 6:30 बजे बातचीत करेंगे। पीएम मोदी राज्यों में कोरोना के मौजूदा हालात की जानकारी लेंगे। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज होने वाली बैठक बुलाई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,15,700 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 630 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 59,856 लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 1,66,177 मौत हो चुकी हैं। अब क्या कठोर कदम उठाने हैं प्रधानमंत्री जी की वीसी के बाद फैसला करेंगे। कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों से संपर्क बनाए हुए हैं। वैक्सीनेशन अभियान पर भी पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज होने वाली बैठक में उच्च अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर केंद्र को दोष देने पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली सरकार को कड़ा जवाब दिया। हर्षवर्धन ने कहा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ राज्य लोगों में दहशत फैला रहे हैं। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें राजनीति पर ध्यान देने के बजाय अपनी आधारभूत स्वास्थ्य संरचना पर जोर दें। महाराष्ट्र सरकार का जिम्मेदारी से काम न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। महाराष्ट्र क्या पूरे देश के पैमाने पर जिस तेजी से कोरोना की वापसी हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक है और उसकी व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। अस्पताल में बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, वैक्सीन की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 33 लाख से ज्यादा डोज दी गई हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8,70,00,000 के पार पहुंच चुका है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र ने एक पत्र जारी किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कार्यस्थल पर वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। 11 अप्रैल से प्राइवेट और सरकारी कार्यस्थल पर वैक्सीनेशन होना शुरू हो जाएगा, जहां 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इन केंद्रों पर एक बार में 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिव स्वास्थ्य को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में सेंटर बनाना शुरू कर सकते हैं। पत्र के साथ इसके लिए एक विस्तृत नियमावली भी भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि किसी सरकारी एवं निजी कार्यालय में तभी कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र बनाया जा सकता है जब वहाँ कम से कम 100 कर्मचारी टीका लगवाने के योग्य हों, यानी वो 45 साल से ज्यादा उम्र के हों और वहाँ काम करते हों। कोरोना बढ़ने से कई शहरों में पाबंदियां लगानी अब शुरू होने के बाद से ही प्रवासी लोगों को लॉकडाउन होने का डर सताने लगा है। वो घर जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। कई जगह कर्फ्यू, आंशिक और वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद इनके मन में संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका घर करने लगी है। इस वजह से ये लोग अपने अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ने लगी है। बच्चों लेके समस्या बन गया। लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली में रह के कितना क्या खर्चा कर सकते हैं, इसीलिए अपना गांव में जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर पिछले साल की तरह किसी भी दिक्कत की आशंका से डरे हुए हैं। इसी वजह से वो महानगरों को छोड़ रहे हैं। इन शहरों में केवल दिल्ली या मुंबई ही नहीं बल्कि छोटे शहरों के प्रवासी भी शामिल होने लगे हैं। दिल्ली के साथ साथ पुणे में भी रेलवे स्टेशन पर पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। पुणे में कोरोना को रोकने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन लागू है। बीते साल के मुकाबले भले ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना कम ही है। और महाराष्ट्र में 2 दिनों के बाद फिर कोरोना के नए मामलों की संख्या 59,000 के पार पहुंच गई है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या दोबारा 59,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 59,907 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 322 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई।
वहीं पिछले 24 घंटे में 30,296 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,73,261 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 56,652 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 10,442 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 24 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 4,83,042 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,856 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर से 5,000 के पास आई है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट नजर नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,506 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 20 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,363 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,90,568 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,59,980 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 19,455 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,133 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 95.57% है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.61% है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज नाइट कर्फ्यू का दूसरा दिन था, जो रात 10 बजे से 5 बजे तक रहता है। नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। सचिन वजह ने एनआईए कोर्ट में चिट्ठी देकर शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार में जिलेटिन छड़ रखने और मनसुख हीरेन मर्डर केस में आरोपी सचिन वजह ने एनआईए कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वजह ने एनआईए कोर्ट में एक चिट्ठी देकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी नाम लिया। वजह ने लिखा, मुंबई पुलिस में दोबारा ज्वाइन करने के बाद बताया गया कि शरद पवार उसे दोबारा सस्पेंड करना चाहते हैं। ये बात उसे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताई। शरद पवार को मनाने के लिए उससे 2 करोड़ रुपए मांगे गए, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उससे बार पब में हर महीने 3 लाख वसूली करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मंत्री अनिल परब ने उससे बीएमसी की 50 लिस्टेड कंपनियों में से 2-2 करोड़ रुपए मांगने का भी दबाव बनाया। चिट्ठी के मुताबिक सचिन वजह ने सारी बात मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बताई, तो उन्होंने उससे कोई भी गैर कानूनी काम करने से मना कर दिया। सचिन वजह के आरोपों पर उद्धव सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। धर्म के नाम पर ममता को वोट मांगना महंगा पड़ सकता है। देखिए कैसे, 1 मिनट में पूरी खबर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को उनके 3 अप्रैल को दिए गए भाषण को लेकर नोटिस भेजा है। बीजेपी ने ममता पर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। ममता ने चुनाव में अल्पसंख्यकों के नाम से वोट मांगे थे। ममता ने अपनी सभा में कहा था कि अल्पसंख्यक अपने वोट बंटने न दें। बीजेपी ने ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ममता को 48 घंटे में अपना पक्ष रखने को कहा है। अल्पसंख्यकों से वोटों को बंटने न देने की ममता की अपील पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी बात अगर हमने कर दी होती तो विपक्ष आसमान सर पर उठा लेता। वहीं निष्पक्ष चुनाव के लिए एक और कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान पूर्व और बर्धमान पश्चिम के चुनाव अधिकारियों के तबादले भी कर दिए हैं। जम्मू के कैंप में रखे गए 150 रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जम्मू में कैंप में रखे गए करीब 150 से ज्यादा रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजा जाना चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ आज उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें जम्मू में कैंप में रखे गए 150 से ज्यादा रोहिंग्याओं को छोड़ने की मांग की गई थी। 26 मार्च को सीजीआई एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बी सुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर विस्तार से दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं
और बांग्लादेशियों समेत सभी घुसपैठियों की पहचान करके 1 साल के भीतर उन्हें वापस भेजने की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही कोर्ट ने इन याचिका को रोहिंग्याओं के बारे में पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए जोड़ने का भी आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा फहराने पर एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने आपत्ति जताई है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने पर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विरोध किया है। हर सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराए जाने के आदेश पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार में जम्मू कश्मीर को लेकर असुरक्षा है। सरकार में बैठे लोग डरे हुए हैं। महबूबा ने कहा, कहीं भी राज्यपाल इस तरह का आदेश जारी नहीं करते हैं, फिर कश्मीर में यह आदेश क्यों जारी किया गया है? कश्मीर में किसी को भी अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। कहीं इनको दिल में कहीं ना कहीं गैर यकीनियत है, इनके दिल में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी जो है रूलर ये नहीं कहता है, कोई भी गवर्नर हो या दूसरा वो नहीं कहता है हर जगह झंडे लहराओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हर किसी के पास जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो तिरंगा फहराए। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य का झंडा फहराना बंद किया जा चुका है। दिल्ली और मध्य भारत में तेज गर्मी पड़ रही है, तो वहीं गंगोत्री उत्तरकाशी में इस वक्त बर्फ पड़ रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ये तस्वीर है उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की। मौसम बदला और उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम पूरी तरह बर्फ से ढक गया। ऐसा लग रहा है जैसे गंगोत्री धाम को वसंत के मौसम में कुदरत ने अपनी भेंट भेजी है। गंगोत्री धाम के आसपास का पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। कल जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में बारिश हुई और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अप्रैल के महीने में ताजा बर्फबारी उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.